हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्नेहा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं अल्कोहल फिनोल ईथर का पार्ट नंबर 2। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तक कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की थी। यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन, यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे, रिएक्शन जितनी भी देखेंगे, सब इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये एग्जाम में आती हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे केमिकल रिएक्शन से अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन देखेंगे। तो अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन आप दो टाइप में देखेंगे। पहले देखिए, अल्कोहल क्या होता है, R बॉन्ड O बॉन्ड H। जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का यही होता है। जब O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो उसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एसिडिटी और ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, और जब R और O यानी R माने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो उसको बोलेंगे क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो यहाँ पर हम चार चीज़ें पढ़ते हैं। लूकास टेस्ट जो एग्जाम में देखने को मिल जाता है, फिर रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, डिहाइड्रेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये आपका केमिकल रिएक्शन का चार्ट है कि कैसे हमें केमिकल रिएक्शन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड कि O और H के बीच का जो बॉन्ड टूट रहा है, तो उससे हम दो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एसिडिटी और ईस्टरिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि ईस्ट जो है एसिडिटी। देखिए, सबसे पहले अल्कोहल का नेचर क्या है। देखिए, अल्कोहल क्या है, R बॉन्ड O बॉन्ड H। ठीक है, जब हम O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो हमें RO नेगेटिव और H पॉजिटिव मिल रहा है। RO नेगेटिव क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो एक पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट करता है और खुद नेगेटिव होता है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है। और H प्लस क्या है, H प्लस जो है ये निकल रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम R और O के बीच यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो हमें एक R प्लस मिलता है और एक OH नेगेटिव मिल रहा है। R प्लस क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो अल्कोहल होते हैं वो वर्सेटाइल होते हैं नेचर में, जो दोनों ही न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं इन नेचर में। ये आपकी NCERT में लाइन थी, इसको समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एसिडिटी। देखिए, अल्कोहल एसिडिक होती है, ऐसा मैं क्यों पता चला। देखिए, एसिड क्या होती है, एसिड जो वो होती है जो H प्लस को रिलीज करते हैं, डोनेट करते हैं, वो एसिड होते हैं। तो जब हम O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं, तो यहाँ पर हमें एक R बॉन्ड O नेगेटिव मिल रहा है और H प्लस मिल रहा है। H प्लस रिलीज हो रहा है, मतलब अल्कोहल में एसिडिक नेचर है। ठीक है, लेकिन जो अल्कोहल होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। अब ऐसा क्यों, देखिए, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्जुगेट बेस के। अभी कॉन्जुगेट बेस का ये आपका RO नेगेटिव जो निकला था, ये आपका कॉन्जुगेट बेस है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही एसिडिटी ज़्यादा होगी। अब ये स्टेबल कब होगा, देखिए यहाँ पर O के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर इसको, ठीक है, R क्या देगा, R कार्बन है, कार्बन क्या लगाता है, कार्बन लगाता है प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, तो ये इसको और इलेक्ट्रॉन देगा, यानी इस पे पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी इसको स्टेबल नहीं कर रहा है, इसको और डिस्टेबल कर रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि अल्कोहल वीक एसिड्स हो जाते हैं, क्योंकि R ग्रुप बढ़ेंगे, अगर R ग्रुप बढ़ेंगे तो वो और ज़्यादा डिस्टेबल होता जाएगा, एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा कम होती जाएगी। ठीक है, अब देखो, हमने पढ़ा है एक मैथिल अल्कोहल। यहाँ पे मैंने बताया कार्बन की चेन है, ये आई इफेक्ट लगा दिया है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, इसमें पहले से ही इलेक्ट्रॉन इतने सारे और इसको इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो स्टेबल की जगह इसको डिस्टेबल कर रही है। ठीक है, कॉन्जुगेट डिस्टेबल होगा तो एसिडिटी डिक्रीज होगी, इसीलिए अल्कोहल वीक एसिड्स होते हैं। अब आपने पढ़ा होगा मैथिल अल्कोहल, CH3OH। ठीक है, मैथिल अल्कोहल में क्या होता है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर सब अल्कोहल में बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग यही होता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए, इसमें एक ही कार्बन है। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 1 डिग्री अल्कोहल का OH एक ऐसे कार्बन स्टूडेंट जो फर्दर एक कार्बन स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये कार्बन प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में जो है 2 कार्बन लगाएंगे, तो इसमें और ज़्यादा जो है कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज किया जाएगा। तो ऑर्डर याद रखना है कि मीथेनॉल का सबसे ज़्यादा होता है, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में 1 डिग्री का एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है, दैन 2 डिग्री दैन 3 डिग्री। तो ये ऑर्डर एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो मीथेनॉल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब फिनोल जो होता है वो एल्कोहल
अल्कोहल से भी ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि जो OH ग्रुप जुड़ा होता है डायरेक्टली जिस कार्बन से, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और यहाँ पर एक OH लगा है। OH एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी पीछे अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे थे जो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यानी एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा है। इसलिए फिनोल हमेशा अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है। अब दूसरी रिएक्शन है ईस्टिफिकेशन। ईस्टिफिकेशन में याद रखना कि अल्कोहल अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कर रहा हो, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है R-COOH। इसको हमने ऐसे लिख लिया उल्टे में, तो यहाँ से वाटर जो है हट जाएगा और पूरा R के साथ हिस्सा जुड़ जाएगा, तो ROCOI। यहाँ पे ये क्या बन गया? एस्टर बन गया, ये बन गया एस्टर। तो अगर अल्कोहल आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कर रहा हो, या फिर एसिल क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा हो, एसिल क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा हो, या फिर आपका एसिड एनहाइड्राइड से कर रहा हो, तो क्या मिलता है? तो हमको हमेशा क्या मिलता है? एस्टर्स मिलते हैं, एस्टर्स मिलते हैं। यहाँ पर जब हम एसिल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की, तो पिरिडीन का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये HCl निकलेगा, और HCl एसिडिक और पिरिडीन एक बेस है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर हम पिरिडीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आप एसिड एनहाइड्राइड से भी कराएंगे तो भी आपको एस्टर ही मिलेगा ना। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है तो पहला लूकास टेस्ट होता है। देखिए, लूकास टेस्ट जाने के लिए लूकास रिएजेंट जाना पड़ेगा। लूकास रिएजेंट क्या होता है? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस कंसनट्रेट HCl, ये होता है लूकास। ये आपका आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि लूकास रिएजेंट क्या होता है। अब अल्कोहल से हम कराते हैं लूकास रिएजेंट की रिएक्शन, तो यहाँ पे HCl से कराएंगे, ये इसका OH और H, यहाँ से देखिए R और O के बीच का बॉन्ड टूटा, और ये H2O यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पे मिलते क्या है? हमको अल्किल हैलाइड मिलते हैं। देखिए, जब ये 1 डिग्री अल्कोहल से रिएक्ट करता है, 1 डिग्री से, तो रिएक्टिविटी नहीं होती, मतलब ये कम रिएक्टिव, बहुत ही कम रिएक्टिव होती है, यानी ना के बराबर। ठीक है, 2 डिग्री से करते हैं तो थोड़ा बहुत रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? जब ये रिएक्शन होती है तो टर्बिडिटी अपीयर्स होती है। टर्बिडिटी का मतलब है कलर चेंज होना, या फिर मटमैला, हिंदी में इसको बोलते हैं मटमैलापन आना। तो 3 डिग्री में ये जो है टर्बिडिटी इमीडिएटली, तुरंत ही आ जाती है। 2 डिग्री में थोड़ा सा लेट आती है, और 1 डिग्री में नहीं आती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कोहल की लूकास रिएजेंट से कितनी है। ठीक है, तो 3 डिग्री में जाना है, फिर 2 डिग्री एंड 1 डिग्री में सबसे कम। अब बात करें PX3, यानी फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से आपको अल्किल हैलाइड मिलेगा और H3PO3 निकल जाएगा। अब है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर का रिमूव होना है। डिहाइड्रेशन, रिमूव ऑफ हाइड्रेशन माने वाटर। ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर क्या होता है कि आपने अल्कोहल लिया, उस पर H+ एसिड और हीट दी। हीट बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको हीट देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एल्कीन मिलती है। क्या मिलती है? एल्कीन मिलती है। जो कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा होता है उसके जस्ट बाद वाला कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अगर इसके बाद भी कार्बन होता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से यहाँ पर इस पर हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन और ये पूरा रिमूव हो जाता है, यहाँ इनके बीच में जो है डबल बॉन्ड आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन तो किसी के भी ऊपर लगा देंगे तो यहाँ से आपको ये एल्कीन मिल जाएगी। यहाँ पर आप याद रखना है कि 443 केल्विन टेम्परेचर लेना है, क्योंकि जब हम उसकी रिएक्शन कराए ईथर्स की प्रिपरेशन कराते हैं तो वो भी डिहाइड्रेशन से कराते हैं, वहाँ पर हमें 413 केल्विन टेम्परेचर लेना पड़ता है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्बन है, इस कार्बन के पास 3 अल्फा जो है कार्बन है, तो एक इससे प्रोडक्ट बनेगा तो इस यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, इससे प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, इससे प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। तो ये 3 प्रोडक्ट। अब इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? तो यहाँ पर हम सेट-जेफ रूल देखते हैं कि जिस अल्फा कार्बन पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे तो वही मेजर प्रोडक्ट होगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो इस पे तो इसके बाद एक भी कार्बन नहीं, लेकिन इसके पास 2 कार्बन, 2 अल्फा कार्बन है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है इस वाले कार्बन के पास, और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो मतलब 5 हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है।
क्या है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में एक ये अल्फा हाइड्रोजन, एक ये अल्फा हाइड्रोजन और एक ये यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 ही जो है कार्बन है, तो यहाँ पर भी 5। तो मेजर आपका बनेगा ये वाला, मेजर आपका ये बनेगा मेजर, ठीक है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। चलिए अब आगे चलते हैं, आप देखते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हमने पहले भी जो है देख रखा है, जो हमने एक और वीडियो डाली है 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करने की, तो उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बताया, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 डिग्री अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करें, ऑक्सीडाइज के लिए हम PCC, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, कॉपर 573 केल्विन, CrO3 इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे, तो हमें जब 1 डिग्री अल्कोहल को कराएंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कराएंगे तो कीटन मिलेगा। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल जो है ऑक्सीडेशन नहीं करते, याद रखना। लेकिन कॉपर 573 केल्विन से कराएंगे तो टर्शियरी भी रिएक्ट करेंगे। अगर 1 डिग्री करा रहा है तो एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री से करा रहा है तो कीटोन्स मिलेगा, 3 डिग्री से करा रहा है तो यहाँ पर हो जाता है डिहाइड्रेशन। क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन, तो मिल जाती है अल्कीन। क्या मिल जाती है, अल्कीन। अब है रिएक्शन ऑफ फिनोल। फिनोल की रिएक्शन इंपॉर्टेंट। देखिए फिनोल का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है वो 5 हैं। देखिए 5 स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसमें जो आपके ये 3 स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या होता है, ये मेटा और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अब आपका जो भी इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पड़ा, तो इलेक्ट्रोफिलिक जो भी होगा वो मेटा और पैरा पोजीशन पे जाकर बनेगा। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, मेटा प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट, जिसमें पैरा हमेशा से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो पहली रिएक्शन है नाइट्रेशन। देखिए नाइट्रेशन में आपको याद रखना कि HNO3 से रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पर आपका NO2 जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, NO2 इलेक्ट्रोफाइल होगा। अगर आप डाइल्यूट से करा रहे हैं तो आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पी नाइट्रोफिनोल 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। ओ नाइट्रोफिनोल स्टीम वॉलेटाइल होता है क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पी नाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नॉन वॉलेटाइल होता है। तो आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से, ठीक है। अगर आप कंसनट्रेट से करा रहे हो, अभी डाइल्यूट से देखा था तो ऑर्थो पैरा पोजीशन प्रोडक्ट मिल रहे थे, कंसनट्रेट से कराओगे तो आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे 2,46 ट्राई नाइट्रोफिनोल मिलेगा, पिक्रिक एसिड मिलेगा। तो ये याद रखना है कि डाइल्यूट पूछ रहा है कि कंसनट्रेट पूछता है, ठीक है। अब बात है हेलोजिनेशन। यहाँ अगर ये भी याद रखना, अगर ब्रोमीन से करा रहे हैं और विथ वाटर, ब्रोमीन वाटर, तो यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, 2,4 ट्राइब्रोमोफिनोल। लेकिन अगर आप CS2 या फिर क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में करा रहे हैं तो आपको ऑर्थो पोजीशन और पैरा प्रोडक्ट मिलता है, जिसमें पैरा वाला आपका मेजर होता है। अब है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम यहाँ से अल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं फिनोल की। तो जब हम इससे कराएंगे तो यहाँ से H और Cl यहाँ से निकल जाएगा और CH3 इस पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा, तो O क्रिस्टियोल और P क्रिस्टियोल मिलते हैं, जिसमें P आपका मेजर होता है। अब इम्पोर्टेंट रिएक्शन नेम रिएक्शन है कोलवे रिएक्शन, जो एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। अगर आप फिनोल की रिएक्शन NaOH से कराओगे तो सबसे पहले आपको सोडियम फेनोक्साइड मिलेगा, जिसकी कार्बन डाइऑक्साइड से कराओगे तो आपको सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है। रीमर टीमर रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, कोलवे रीमर टीमर ये एग्जाम में आती है। तो रीमर टीमर रिएक्शन में आपको फिनोल से कराएंगे आप NaOH और क्लोरोफॉर्म की, तो आपको सैलिसाइल्डिहाइड मिलेगा। कोलवे में आपको सैलिसाइक्लिक एसिड मिला था, इसमें आपको सैलिसाइल्डिहाइड मिलेगा। यहाँ पर ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, अगर फिनोल के ऊपर आप जिंक डस्ट डालते हैं तो आपको बेंजीन मिल जाती है, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब है ऑक्सीडेशन। अगर आप फिनोल के ऊपर Na2Cr2O7 डाल रहे हैं और H2SO4 डाले तो ऑक्सीडाइज्ड होकर ये बेंजोक्विनोन देता है। क्या देता है? बेंजोक्विनोन। अब बात करते हैं एस्टर्स की। एस्टर्स की यहाँ पे 2 प्रिपरेशन है, 2 केमिकल रिएक्शंस है, तो आपकी इजी हो जाएंगी। आपका लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। सबसे पहले डिहाइड्रेशन, तो मैंने आपको पहले बताया था अगर डिहाइड्रेट कर दोगे, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर का खासकर ध्यान रखना। अगर आप एल्कीन बनाना चाहते थे तो 443 केल्विन टेम्परेचर था, एल्कोहल से बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे 413 केल्विन, यानी उसमें 443 था, यहाँ पे 413, तो टेम्परेचर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको मिलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। यहाँ पे 2 कार्बन वाला हमने हाइड्रोजन लिया था, 2 और जो है हमें यहाँ पे 2 कार्बन वाला ईथर मिला, इस साइड भी 2 कार्बन, इस साइड। ये कैसा है? सिमेट्रिकल ईथर है। विलियमसन सिंथेसिस। देखिए विलियमसन सिंथेसिस में आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक अल्किल हैलाइड लेते
एक सोडियम अल्कोहल ऑक्साइड लेते हैं, तो आपको यहाँ पे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिक दोनों टाइप की ईथर्स मिलते हैं और यहाँ से NaX निकल जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका जो अल्किल हैलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए, वो प्राइमरी होना चाहिए। अगर वो सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा, तो रिएक्शन में आपका ईथर्स नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे? ईथर्स नहीं बनेंगे। आपके क्या बन जाएंगे? अल्कीन बन जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, अल्कीन बन जाएगी, लेकिन आपके ईथर्स नहीं बनेंगे। तो कैसा होना चाहिए अल्किल हैलाइड? 1 डिग्री हो। ये आपको याद रखना है, छोटी छोटी बातें हैं यहीं पे भूल जाते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, अब 2 केमिकल रिएक्शन है। पहले HI से रिएक्ट कराएंगे, तो देखिए HI से रिएक्ट कराएंगे, और दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन HI से कराएंगे। देखिए ईथर हमने लिया और HI से रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर आपको दिख रहा है कि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे यहाँ से तोड़ें, आपको लग रहा है कि ये एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो आप उससे I को जोड़ देंगे, उससे I यानी आयोडाइड को जोड़ देंगे। लेकिन अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि कौन सा लेस स्टेरिक हिंडर्ड है, उससे I को जोड़ देंगे, ठीक है। और कार्बोकेटाइन, ये अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं एग्जांपल से बताऊंगी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बेंजाइलिक अल्कोहल में सबसे ज़्यादा होगी, फिर एल्लाइलिक, फिर 3 डिग्री। 2 डिग्री और 1 डिग्री में नहीं होगी, ये अनस्टेबल बनेगी, और बेंजाइलिक, एल्लाइलिक 3 डिग्री है तो स्टेबल। जैसे हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर इससे हम रिएक्शन करा रहे हैं किससे? HI से। तो हम देखते हैं कि अगर हम इसको यहाँ से ऐसे तोड़ें, तो ये देखिए, ये कार्बन जो है एक बेंजाइलिक कार्बन हो सकता है, ये वाला कार्बन एक बेंजाइलिक कार्बन, ये कार्बन इस बेंजीन रिंग से जुड़ा है, ये बेंजाइलिक कार्बन है, तो ये एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। अगर ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो इससे हम I को जोड़ देंगे, इससे हम I को जोड़ देंगे, और जो बचा हुआ होगा इससे हम H को जोड़ देंगे, इससे हम H को जोड़ देंगे। तो एक तरफ हमारा फिनोल बना है और एक तरफ हमारा ये प्रोडक्ट बना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एक तो अल्किल हैलाइड्स बनते हैं और एक अल्कोहल बनता है, पर आपको देखना अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो उस जगह हम I को जोड़ेंगे, ठीक है। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है तो हम देखेंगे कौन सा लेस स्टेरिक हिंडर्ड, किसमें जो है भीड़ भाड़ कम है, उस चीज़ से हम I को जोड़ देंगे। तो ये इस तरह से आपके प्रोडक्ट बनेंगे। दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये भी मेटा और पैरा डायरेक्टिंग होती है। सबसे पहले अगर ब्रोमीन से करा रहे हैं तो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में तो आपको O ब्रोमोएनिसोल और P ब्रोमोएनिसोल मिलते हैं। अगर आप जो है P वाला हमेशा मेजर होगा, P प्रोडक्ट मेजर होगा। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अल्काइलेशन यानी अल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो O मेथिल एनिसोल मिलेगा और P मेथिल एनिसोल मिलेगा, P वाला मेजर होगा। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन तो एसिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, 2 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन मिलेगा और P जो है P मेथॉक्सी एसिटोफिनोन मिलेगा, या फिर 2 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन और 4 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन मिलेगा, ठीक है। जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो होगा हमेशा मेजर। लास्ट आपकी रिएक्शन हो जाएगी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन आप कंसनट्रेट HNO3H2O4 की प्रेजेंस में करा देंगे तो O नाइट्रोएनिसोल और P नाइट्रोएनिसोल मिलेगा, जिसमें आपका P प्रोडक्ट मेजर होगा। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है, ये पार्ट 2 भी एंड होता है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर आपको और चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।